अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने पहली वीडियो के अंदर बात की कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और उस सारी चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं समअप करता जाऊँ तो सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट कहा कि एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आपने तमाम चीज़ों को हाउ टू प्लान, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू लीड के बारे में बात करनी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि आपने जो मैनेजर है वो कौन होगा, उसको किन किन फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए आपने रखना है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट डिस्कशन के ऊपर बात छोड़ी वो हमने तीन तरह के मैनेजर्स का जिक्र किया, जिसमें हमने सबसे पहले एक ऐसा मैनेजर जो कि जर्नल लेवल के ऊपर आपकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको जर्नल मैनेजर कहा जा सकता है। फिर जो किसी ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपने हायर किया होता है, रखा होता है, उसको हम फंक्शनल मैनेजर कहते हैं। और एक ऐसा मैनेजर जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर होता है, जो का डायरेक्टली उस एम्प्लॉय के साथ लिंक होता है, जो कि परफॉर्म कर रहा होता है, एक्चुअली फील्ड का काम कर रहा होता है, या आप ये कह लो कि जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा होता है किसी ड्यूटीज़ को, उसको हम नाम देते हैं फ्रंट लाइन मैनेजर का। इसके अलावा अगर इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में और अगर जिक्र करता जाऊँ तो एक ऐसा मैनेजर जो किसी बिजनेस लेवल को या किसी खास बिजनेस के मैनेजर के तौर पर परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम बिजनेस लेवल मैनेजर भी कहते हैं, या इसको जनरल मैनेजर भी कहा जा सकता है। उसके बाद एक ऐसा मैनेजर जो कि किसी खास फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम फंक्शनल मैनेजर भी कह सकते हैं। और जो फ्रंट लाइन मैनेजर होता है, मैं दोबारा फिर वही बात कर रहा हूँ कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो परफॉर्म कर रहा होता है, एक्चुअली डन कर रहा होता है, उसको हम फ्रंट लाइन मैनेजर कहते हैं हम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट या हाउ बिकम अ मैनेजर, कि आप एक मैनेजर बन कैसे सकते हैं। याद रखिएगा, जो अपनी जॉब में मास्टर होगा, जो किसी चीज़ को परफॉर्म करने में, जो किसी टास्क को परफॉर्म करने में, जो किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने में एक्सपर्टाइज रखता होगा, एक्सपीरियंस रखता होगा, वो उस खास चीज़ के ऊपर जो बंदा स्पेशलिटी रखता होगा, उस बंदे को हम जो नाम दिया जाता है वो याद रखिएगा क्या होता है। उस एक्सपीरियंस की वजह से, उस जॉब की मास्टरी की वजह से वो किसी भी जगह का बन सकता है, क्या कहते हैं, मैनेजर। आपको जो मैंने डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की, उसमें जो नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सबसे नीचे हैं इस पैरामीटर में। उसके बाद उनको हैंडल करने के लिए जो सबसे ऊपर उनका सुपरवाइज़र टाइप आप कह लो, वो फ्रंट लाइन मैनेजर होता है। एक मिडल मैनेजर होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट का और फर्स्ट लाइन मैनेजर का आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, या उनको ऊपर वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको नीचे वालों पर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और नीचे वालों का फीडबैक जो है वो दोबारा ऊपर वाली मैनेजमेंट को दे रहा होता है। अब इसमें याद रखिएगा व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता जाऊँ तो मैनेजमेंट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी एफिशिएंसी, और दूसरा होता है उसकी इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या है? डूइंग थिंग राइट, हर चीज़ को सही तरीके से करना, ये एफिशिएंसी कहलाता है। मिसाल के तौर पर गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट। आपने जितनी भी इनपुट लगाई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन देना, मैक्सिमम आउटपुट देना, इस चीज़ को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और इफेक्टिव क्या है जी? डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, एक होता है जो सही काम करते हैं, और एक जो काम को सही कर देते हैं, उनको हम नाम देते हैं इफेक्टिवनेस का। तो वो कहते हैं जी अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी टेक ओवर करने में आपकी मदद कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, आपकी दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी जाती हैं। एक होता है मीन्स और एक होता है एंड्स। मीन्स जो से हैं वो रिसोर्सेज हैं, और एंड्स जो से हैं उनको जो अचीव करके आउटपुट मिलता है वो है आपकी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आपने किसी भी चीज़ को बनाते हुए वेस्टेज आपने लो से लो करनी है, और जो भी आपकी आउटपुट मिलनी है वो हाई से हाई होगी। जब आप इस पैरामीटर को फॉलो करेंगे तो इसी चीज़ को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कहा जाता है। एफिशिएंसी को अगर मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊँ तो एफिशिएंसी बड़ी सिंपल से वर्ड्स में लो रिसोर्सेज विद हाई अटेनमेंट है। आपके रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज किया जाए, आपके मीन्स को कम से कम यूज़ किया जाए, और उसके ऊपर जो आपको आउटपुट दिया जाए वो बहुत ज़्यादा दिया जाए।
इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब इसी चीज़ को जो यूज़ करता है वो डिफरेंट किस्म की मैनेजर रोल्स में आ जाते हैं। तो व्हाट विल बी द रोल्स ऑफ मैनेजर। अब याद रखिएगा कि मैनेजर के रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बात के लिए और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज याद रखिएगा किसी भी चीज़ को आपने पढ़ना है, किसी भी चीज़ को आपने करना है, तो इसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स आ जाते हैं, वो सबसे पहला रोल आता है मैनेजेरियल रोल। मैनेजेरियल रोल के बारे में जो उनसी बात की जाती है, अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ, स्पेसिफिक बिहेवियर एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ मैनेजमेंट। कि आपको कोई भी टास्क दिया जाए तो मैनेजमेंट का जो बिहेवियर होता है उस चीज़ को देखना और उसको आपस में इंटरलिंक करना, वो तमाम चीज़ों को देखना, ये क्या कहलाता है आपके लिए, मैनेजर रोल कहलाता है। इसमें एक मिन्सबर्ग की कुछ अप्रोच है जिसमें वो दो तरह के डिफरेंट स्किल्स बताता है या डिफरेंट रोल्स बताता है। इसमें सबसे पहले जी इंटरपर्सनल रोल है। अच्छा, इंटरपर्सनल रोल के बारे में अगर मैं बात बड़ी सिंपल सी करता जाऊँ, जो बंदा फिगर हेड होता है, लीडर होता है, जो रूल्स मेकर होता है, इस तमाम चीज़ों को इंटरपर्सनल रोल होते हैं। देन इंफॉर्मेशनल रोल है कि वो सारी की सारी चीज़ों को मोनिटर करें, ठीक है, या फिर उस मोनिटरिंग को थोड़ा सा अपने लिहाज से चेंज करना, ये क्या है, डिसमोनिटर है। और एक स्पोक्स पर्सन होता है जिसको फोकल पर्सन भी कहा जाता है, वो तमाम के तमाम चीज़ों को मोनिटर करके, हेड करके तमाम के तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। इसके अंदर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन रोल है, ठीक है। डिसीजन रोल अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो डिसीजन क्या है, डिसीजन आपने वक्त के ऊपर चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हुए, उसका फीडबैक लेते हुए उन तमाम चीज़ों को देखना और उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, ये आपके लिए क्या कहलाता है, डिसीजन रोल कहलाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलर है या फिर रिसोर्सेज एलोकेटर है और निगोशिएटर है। निगोशिएटर जो आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन करता है, जो भी उनके आपस में मसले मसाइल होते हैं उन तमाम मसले मसाइल को आपस में यूज़ करते हुए ख़त्म करता है, उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है या फिर उन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। देन अगली चीज़ उनसी आ जाती है, वो आ जाती है आपके इन वो कहते हैं व्हाट मैनेजर एक्चुअली डू। मिन्सबर्ग के मुताबिक वो जो सा है, सबसे पहले इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन आप विद अदर्स भी हो सकती है, विद द ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, और बाज़ अवत ये होता है विद द एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने जब भी इंटरेक्ट होना होता है, वो या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में आपके अदर्स होते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट होते हो, या फिर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इंटरेक्ट कर रही होती हैं, और बाद का ऐसा होता है कि आप किसी एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हो। इसको आप ये कह लो कि आउटसाइडर के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, याद रखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है, थ्रू थॉटफुल थिंकिंग। आपकी जो भी कंपनी किसी चीज़ के बारे में या कोई भी आपकी मैनेजमेंट जो सी है, वो थॉटफुल थिंकिंग होनी चाहिए। एक होता है जस्ट थिंक करना और एक होता है थॉटफुल थिंक करना। थॉटफुल थिंकिंग क्या है, एक यूजफुल चीज़ को सोचना, यूजलेस नहीं, यूजफुल चीज़ को सोचना, ये थॉटफुल थिंकिंग है। और याद रखिएगा, आपकी हमेशा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रैक्टिकली डूइंग होती है। आपने जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करना है और प्रैक्टिकली लोगों से काम करवाना है, ये प्रैक्टिकल डूइंग है। ये आम तौर पर मिन्सबर्ग के मुताबिक आपकी जो सी हैं वो इंटरेक्शन, रिफ्लेक्शन और एक्शन के बारे में बात होती है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है इसमें स्किल्स अप्रोच आ जाती है। स्किल्स आपकी जो सी हैं वो टोटल 3 तरह की हैं। सबसे पहले स्किल्स आ जाती हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स कहा जाता है। टेक्निकल स्किल्स क्या है जी, नॉलेज है, प्रोफिशंसी इन स्पेसिफिक फील्ड है। आपने कोई भी चीज़ के बारे में टेक्निकली ना हो रखना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, इसको टेक्निकल स्किल्स कहा जाता है। अब इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है जिसको ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ वर्क वेल विद अदर पीपल। आप किसी टीम का हिस्सा बन के किस तरह से परफॉर्म करोगे और किस तरह से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, किस तरह से कम्युनिकेट करोगे, इस सारी चीज़ को देखना, ये ह्यूमन स्किल्स कहलाती हैं। देन वो जो बात करें वो कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स है। अब कंसेप्चुअल स्किल्स का अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो वो क्या है, द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुअलाइज्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशन कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी दो तरह की चीज़ें हैं, एक आ जाती है एबिलिटी टू थिंक। सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे उस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। कंसेप्चुअलाइज पे अगर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता जाऊँ, आप किसी चीज़ को करंट सिनेरियो के साथ जब रिलेट करते हो और उसका कोई ना कोई फीड आउट ढूंढते हो, उसका कोई एब्स्ट्रैक्शन ढूंढते हो कि किस तरह से
सूरत हाल में से निकला जाए तो इसको कंसेप्चुअलाइजेशन कहा जाता है या कंसेप्चुलाइज कहा जाता है। और ये तीनों स्किल्स का होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं कि टॉप मैनेजर जो सी है वो हमेशा याद रखिएगा कंसेप्चुअल स्किल रखती हैं। वो जब भी किसी चीज़ के बारे में वो सोचेंगी वो कंसेप्चुअली सोचती है कि भाई ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फला मसला आता है, उस मसले को किस तरह से दूर करना है, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स देते हैं। जो मिडल मैनेजमेंट होती है ये हमेशा ह्यूमन स्किल्स रखती है, जो ह्यूमन बीइंग को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में बात करती है। और जो लोअर मैनेजमेंट है ये हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रेस करती है। अब टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ स्किल्स कौन कौन सी है, द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन या हाउ टू यूज़ द मशीनरी, हाउ टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज, इस सारी चीज़ को टेक्निकल रिसोर्सेज कहा जाता है या टेक्निकल स्किल्स कहा जाता है। तो याद रखिए इसका लेवल मैनेजमेंट के ऊपर जो सा है वो 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ उसकी कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स हैं। ये डेफिनेशन आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी कि आपकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का आपकी स्किल्स के साथ क्या ताल्लुक है। उसके बाद अगर मैं बात सिंपल करता जाऊँ, कंसेप्चुअल स्किल्स किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं। यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, कारोबार का कोई मसला आता है, उस मसले को पूरा करने के लिए आप किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो तो ये भी इसमें आ जाता है। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फॉर इनोवेशन, आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या मौके हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना ये आइडेंटिफाइंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम एरियाज एंड इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन, अब जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है उस प्रॉब्लम को देखना और देखकर उसके लिए जो आपने सॉल्यूशन सोचा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब जिस वक्त आपने सारी चीज़ों को बात कर ली तो देन आपने क्या करना है, सिलेक्टिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज ऑफ डाटा। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि भाई फलां मसाइल है, फलां मसाइल है, उन मसाइल में से जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है आप उसको उठाओगे, जो आपके लिहाज से लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इन्फॉर्मेशन को उठाओगे। अंडरस्टैंड द बिजनेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और उसको किस तरह से हैंडल करना है। देन वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस जो है वो किन पैरामीटर्स पे चल रहा है या किन लिमिटेशंस में या किन अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर ये काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना ये आपके लिए मॉडल होगा। देन मुझे बात करें, कहते हैं सेकंड स्किल्स हैं जिनको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू वर्ड्स एंड एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सोचा है मैं उनको वर्ड्स में और एक्शन में यानी कि किस स्ट्रेटेजी के ज़रिए लोगों पर इम्प्लीमेंट करूँगा। और याद रखिएगा आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो देखकर लोग आपसे कितना को मोटिवेट हो रहे होते हैं, इस चीज़ को क्रेडिटेबिलिटी कहा जाता है। क्रेडिटेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे आपके इसकी बेस्ट एग्जांपल देता जाऊँ, अल्लाह ताला की जो सेइंग है या सरकार दो आलम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो सेइंग है, आप उसकी क्रेडिटेबिलिटी पर किसी किस्म की कोई भी मुसलमान उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्रेडिटेबिलिटी वो है जो कि अमंग द कलीग्स है, और अमंग द कलीग्स का मतलब क्या है कि आपने जिस वक्त कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका लोगों के दरमियान क्या वो क्या कहते हैं बिहेवियर है, लोग किस तरह से आपको जज कर रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी अमंग द कलीग्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स है। आपके सबऑर्डिनेट आपकी बात को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी जो सेम लेवल के लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं। फिर लिसनिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जब भी किसी चीज़ को देखना होता है उसको सबसे पहले लिसन किया जाता है, और अगर किसी से कोई मसला मसाइल हो तो उसके बारे में क्वेश्चन आस्किंग की जाती है। फिर प्रेजेंटेशनल स्किल्स हैं। याद रखिएगा कम्युनिकेशन इज़ द बिग पार्ट, आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के अंदर, और उसमें याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो है हमारी प्रेजेंटेशनल स्किल्स। प्रेजेंटेशनल स्किल्स वो होती हैं जो किसी भी चीज़ को आप बोलकर, बताकर या लोगों के सामने समझाकर उनको किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशनल स्किल्स जो सी हैं वो स्पोकन फॉर्मेट में भी आ जाती हैं और रिटन एंड ग्राफिक फॉर्मेट पे भी आ जाती हैं। बाज़ का होता है कि आप लिख कर बताते हो, बाज़ का आप जो सा वो ग्राफिकली बताते हो। जैसे मैं इस वक्त जो कुछ बोल रहा हूँ ये मेरा स्पोकन है, ठीक है,
आपको जो कुछ इस वक्त ग्राफिकली दिखा रहा हूँ या पीपीटीज के जरिए दिखा रहा हूँ, ये ग्राफिकली है। आमतौर पर कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन करने के लिए आपको दोनों चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, आपको वर्ड्स का भी ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की भी आ जाती है। अच्छा, इसमें अफेक्टिवनेस स्किल्स जो सी हैं, वो सबसे पहले कंट्रीब्यूट टू कॉर्पोरेट मिशन। आपने जो भी चीज़ बनानी है, जो भी काम करना है, वो कॉर्पोरेट के मिशन और ऑब्जेक्टिव को डील करेगा। सेकंड, कस्टमर फोकस। आपका कस्टमर किस चीज़ को फोकस कर रहा है, याद रखिएगा कस्टमर किसी भी बिजनेस के लिए ड्राइविंग सीट पे होता है, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी वो क्या कहते हैं चीज़ अफेक्टिव है, वगरना वो चीज़ नहीं होगी। मल्टी टास्किंग है, वर्किंग द मल्टीपल टास्क इन द पैरेलल। पैरेलल वो होते हैं कि कई काम एक ही दफ़ा में आपने ऑन किए हुए हैं और उसके साथ साथ आप चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप डिफरेंट टास्क एक ही टाइम में कर रहे हो तो इसको मल्टीपल टास्किंग कहा जाता है। निगोशिएटिंग स्किल है कि आप लोगों से मिलो, बैठो, उनकी बात सुनो, फिर उनको अपनी बात बताओ, इसको निगोशिएशन कहा जाता है। फिर वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल टाइम, अवेलेबल फाइनेंस के अंदर रहते हुए आपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है रिव्यूइंग द ऑपरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट। आपने सारी चीज़ को परफॉर्म किया, ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आपने उनको रिव्यू किया, उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और उसको इम्प्रूव कर लिया। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद लोगों से पूछा और पूछने के बाद आपने उसको चीज़ को क्या कर दिया, तमाम की तमाम चीज़ को अपने मुताबिक हैंडल कर लिया। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं जी अफेक्टिव स्किल्स में सेटिंग एंड मेंटेन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अच्छा, बात का आप खुद को खुद से कंपेयर करो तो ये इंटरनली है। जैसे लास्ट टाइम मैंने किसी चीज़ की 80 यूनिट्स बनाए, तो इस दफ़ा मैं 80 से 81 या 82 करूँ। ये मैंने अपने लिए खुद ही स्टैंडर्ड सेट किया और खुद ही उसको मैंने कर लिया। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस, विद इन द योर सेल्फ, विद इन द डिपार्टमेंट किसी चीज़ को देखना, ये इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और बात को तो आप किसी दूसरे को देख के कहते हो। जैसे आमतौर पर जो सेल्स की होती हैं एक्टिविटीज़, वो आप इंटरनली भी देख रहे होते हो, एक्सटर्नल भी देख रहे होते हो। जैसे पेप्सी और कोक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से चलती है कि पिछले साल हमारी टीम ने कितनी चीज़ें बेची हैं और इस साल कितनी बेचेंगे, ये इंटरनल है। और पेप्सी कोक के साथ जिस वक्त वो कंपेयर करेगी तो वो एक्सटर्नल है। देन वो कहते हैं कि सेटिंग प्रायोरिटीज एंड अटेंशन एंड एक्टिविटी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कौन सी चीज़ पहले परफॉर्म करनी है, प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमारे पास हमेशा शॉर्टेज होती है रिसोर्सेज की और प्रॉब्लम्स की अबंडेंस होती है। हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम अनलिमिटेड को लिमिटेड में रहकर उसी वक्त पूरा कर सकते हैं जिस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ का हमें पता हो कि हमने किस चीज़ को पहले करना है और किस चीज़ को बाद में करना है। देन टाइम मैनेजमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारोबार में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़, वो टाइम मैनेजमेंट होती है, ठीक है। आपने सबसे पहले चीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर देता जाऊँ तो आईफोन आज भी नंबर 1 है और सैमसंग उसके बाद आता है। उसकी रीज़न क्या है? आईफोन की टाइम मैनेजमेंट ने सबसे पहले, उसकी टीम ने सबसे पहले, उसकी मैनेजमेंट ने सबसे पहले एंड्रॉयड का या वो टच टेक्नोलॉजी लाने का बायस बनी। और सैमसंग आज भी दूसरे नंबर पे क्योंकि उसने उसके बाद में किया। तो टाइम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग डिसीजन। देन वो कहता है कि इसके अंदर याद रखिएगा इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं उनमें एक और चीज़ आ जाती है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग है। कोचिंग लोगों को गाइड करना है और मेंटोरिंग का मतलब है उनको एज अ लीडर लेके चलना है। डाइवर्सिटी स्किल्स हैं वर्किंग विद द डाइवर्स पीपल एंड द कल्चर्स। मल्टी कल्चर के साथ, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल एक देता जाऊँ कि कल्चर किस तरह से मैनेजमेंट पे इफेक्ट होता है या किस तरह से मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो KFC और मैकडोनल्ड इस वक्त पूरी दुनिया में काम करते हैं। KFC जिस वक्त जाता है इंडिया के अंदर तो वो वेजिटेरियन हो जाता है या वो सिर्फ चिकन का और फिश का यूज़ करता है, मटन और बीफ का नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वो उस चीज़ की इबादत करते हैं, गाय वगैरह की। मगर जिस वक्त वो निकलता है इंडिया की हदूद से बाहर, पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज़ में आता है, तो उसको अपनी चीज़ के ऊपर हलाल का लोगो लगाना पड़ता है कि हम सिर्फ 4 चीज़ों को, बीफ, मटन, चिकन और फिश को यूज़ करते हैं, ठीक है।
मगर जिस वक्त वो इन दोनों कंट्रीज़ की लिमिट से बाहर निकलता है तो उसको डाइवर्सिटी ये है कि वो किसी भी बिजनेस में किसी भी चीज़ को पैक्ड और रैप करके आपको खिला सकता है। तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी स्किल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद डाइवर्स कल्चर है, नेटवर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह कर रहे हैं और एज अ टीम आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। देन अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ, ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स एंड मैनेजमेंट फंक्शन मैट्रिक्स है, जिसके अंदर उसने बताया है कि आपको 4 फंक्शन जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं और किस तरह से उसको देखा जा सकता है। इसको जस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसका कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा अपने पूरे के पूरे लेक्चर्स को अगर स्किल वाली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ या पूरी की पूरी बात करता जाऊँ, तो सबसे पहले हमने जो मैनेजर कम्पिटेंसीज हैं उनमें कम्पिटेंसी का अगर जिक्र करता जाऊँ तो इफेक्टिवनेस जिसके लिहाज से देखा था। फिर उसके बाद उसमें कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। देन हमारी बात जो हुई है वो टेक्निकल स्किल्स के बारे में हुई है, टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उनको हमने देखा है। देन हमने जो डिफरेंट बातें की हैं उनमें ह्यूमन स्किल्स के बारे में बात की है कि ह्यूमन किस तरह से स्किल्स को परफॉर्म करता है और मैनेजर की जो स्किल्स हैं वो उसके काम में किस तरह से उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ों को देखा है। आज के लिए अगर डिफरेंट जो चीज़ें हमने सारी के सारी एक्सप्लेन की हैं उनको थोड़ा सा समझ करता जाऊँ, तो जो वीक 1 था उसमें हमने सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बात की। टाइप्स ऑफ मैनेजर की बात की जिसमें जनरल मैनेजर है, आपका मिडल मैनेजर है और उसके बाद फ्रंटलाइन मैनेजर है। बिकमिंग अ मैनेजर, आप मैनेजर बनते हैं तो क्या क्या होगा। उसके बाद हमने मैनेजर रूल्स के बारे में बात की है कि मैनेजर जिस वक्त किसी काम को परफॉर्म करने के लिए आता है या किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होता है तो मैनेजर रोल क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैनेजर कम्पिटेंसीज जिनमें स्किल्स, वैल्यूज़ और मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में वैल्यूज़ के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमारी थोड़ी सी बात और डिस्कशन चलेगी, मगर वो हमारी बात होगी किसके ऊपर, जूम अकाउंट के ऊपर इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ फर्स्ट वीक की ये 2 लेक्चर थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और पार्ट 2 जो उनसे उसके अंदर हमने जो बात की मैनेजर वैल्यूज से पहले पहले आप बच्चों से है स्टूडेंट्स इस तमाम की तमाम चीज़ को देखिएगा और देखने के बाद अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो बताइएगा। फिर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और मज़ीद आज का जो वीक है उसका काम जो है और देखेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बात होती है वो अब जूम अकाउंट पे होगी। जैसे ही आप इस पूरी वीडियो को देख लें, अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा बेटा आप जूम अकाउंट पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो उनसे वो पूछने के लिए आप क्या कहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपको। इंशाल्लाह आपके साथ अब नेक्स्ट वीक बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो।